99 में सेल होगा, 999। आप लोगों ने सुना होगा जब ओयो शुरू हुआ था, हमने कहा था स्टार्टिंग एट 999। उसके बाद में पहला 3 रूम 999 पे बिक जाए, उसके बाद हर रूम पे मैं 100 से 150 रुपीज बढ़ा देता था प्राइस, क्योंकि एक बार वॉल्यूम बढ़ जाता। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, बाय पॉपुलैरिटी या बाय क्वालिटी आप या फिर बाय प्राइस आप सॉर्ट कर सकते हैं होटल्स को। तो मेरा होता था कि बाय प्राइस पहले सॉर्ट करके 3 बुकिंग आ जाए, जिससे फिर बाय पॉपुलैरिटी में हम टॉप रैंक में आ जाएंगे, तब ज्यादा प्राइस बन जाएगा। प्लस ये भी एक और इसका बेनिफिट है कि अगर 999 में कोई रुका है और उसको वैल्यू मिल गई 2000 की, तो वो रिव्यूज अच्छे मिलेंगे, तो वो रिव्यूज में भी आप टॉप पे आने लग जाओगे, जिससे कि रिव्यूज भी मिले जल्दी से जल्दी, और उससे आपका जो रिव्यूज में आप टॉप रैंक में आने लग जाएंगे। राइट। तो सिर्फ इससे जो है मैंने पहला होटल शुरू किया। पहले महीने के एंड में यादव जी की प्रॉपर्टी 90% प्लस ऑक्यूपेंसी में पहुंच चुकी थी। This was your first success. This was the if first we talk success. about success. First real success was this hotel getting this occupancy। और इंडिया में जो है अच्छी स्टोरी बहुत जल्दी फैलती है वर्ड ऑफ माउथ से। तो लोगों ने कहा अच्छा यादव जी की प्रॉपर्टी के बाहर बड़ी गाड़ियां लगने लगी हैं, कस्टमर्स आने लगे, कैसे आने लगे। हाँ। तो लोगों ने कहा कि अब तब लोग, ओयो नई ब्रांड थी, लोग कह नहीं पाते, तो लोग कहते थे ये योयो से अटैच किया इन्होंने। हाँ। तब से इनका काम बढ़ गया है। हाँ। तो लोगों ने कहा कि आप योयो से फोन करिए, हाँ। और आपका होटल भर जाएगा। तो वो वर्ड ऑफ माउथ जो है, उससे हमारे वो एक होटल से आज हमारे दुनिया भर में 1,40,000 प्रॉपर्टीज हैं, जो धीरे धीरे करके हमने फिर स्केल किया। लोग हमेशा स्टार्टअप्स में कहते हैं कि आपको आईआईटी से होना चाहिए, आईएम से होना चाहिए, आईवी लीग से होना चाहिए। ये बहुत लोगों के नोशंस हैं, एक नोशन होता है। राइट। मैं तो कहीं से किसी भी बड़ी कॉलेज, मैं तो कॉलेज ही नहीं गया, मतलब बड़ी कॉलेज तो दूर की कॉलेज आपने अपना करा भी नहीं? मैंने बिल्कुल, तो मेरी स्टोरी तो मैं और आप दोनों 12th पास है, मतलब हम दोनों 12th पास हैं। तो 12वीं कक्षा के बाद में जो एक पीटर थियल हैं, जो पेपैल के फाउंडर हैं, तो वो $100,000 यानी कि आज की करेंसी में 80 लाख रुपए 20 बच्चों को देते हैं 20 साल की उम्र से कम के लिए। कंडीशन ये है कि आपको कॉलेज छोड़ देना है। तो मैंने पीटर थियल के बारे में सुना, साइबर कैफे में पीटर थियल सर्च किया, मैंने प्रोग्राम के बारे में देखा, अप्लाई कर दिया। उसमें मेरे से पहले एशिया से कोई एक भी थियल फेलो कभी नहीं बना था, सिर्फ अमेरिकन, मोस्टली अमेरिकन मूल के लोग थे। तो मैंने जो अप्लाई कर देते हैं, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि कभी मेरे को थियल फेलो बनने का मौका मिलेगा। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि आप जो हैं टॉप 40 कैंडिडेट्स में से एक हैं, जिनको यूएस बुलाया जा रहा है पिच करने के लिए। तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए नहीं क्योंकि थियल फेलो बन जाना था, मुझे तो लग रहा था उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि 40 में से 20 सेलेक्ट होने थे। मेरी खुशी का इसलिए ठिकाना नहीं था कि मुझे लगा कि पहली बार यूएस जाने का मौका मिलेगा। वो भी उन्होंने स्पॉन्सर किया होगा। वो भी उनका स्पॉन्सरशिप। उसके बाद में यूएस गए और 40 बच्चों में से मुझे थियल फेलो चुना गया। तो मतलब उस टाइम पे आपको $1 लाख मिले? $1 लाख मिले। वो मेरा पहला फंडिंग था एक तरीके से, बिना कोई स्टेक के। मैं इसके 2 कारण से ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। पहला ये है कि आपकी बैकग्राउंड क्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में हिम्मत है कोई चीज़ सीखने के लिए और कर दिखाने के लिए, उससे फर्क पड़ता है। और दूसरा कि आप ज़मीन में काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम होटल के बिजनेस में हैं तो हम क्यों होटल ओनर कहीं हमें मना करके बाहर ना निकाल दे, हमें तो इस इंडस्ट्री में कुछ पता नहीं, कोई 2 सवाल पूछ लेंगे तो फेलियर हो जाएगी, रिजेक्शन हो जाएगा। उससे हमने बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपने स्टार्टअप करना है, उसका सबसे पहला मूल भाव ये है कि आपको अपने काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जो भी काम है, हर काम इज्जतदार है, उस पर यू शुड बी प्राउड अबाउट इट। अगर आप ये 2 चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है, एटलीस्ट मैंने ये अर्ली डेज से सीखा कि अपने काम पे इज्जत और फक्र होना चाहिए। बिल्कुल शर्म की बात नहीं है अगर आपको रिजेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। He was open for all kinds of ideas। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर की। अगर आपका दिमाग काम शुरू करने से पहले ही बंद है तो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस आपके लिए नहीं है। यानी यू मस्ट बी ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब देखो ना, इनको $1 लाख कहां से आया, जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये खुद बता रहे हैं कि उस टाइम पे एशिया से और कोई नहीं था जिसने अप्लाई किया था। यानी कि आप पहले वो इंसान बने जिसको एशिया से ये ग्रांट मिला, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। ये क्यों हो पाया? क्योंकि इन्होंने अप्लाई करने के बारे में सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि इनके दिमाग में था कि देखते हैं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, ट्राई तो करें। और फिर जब इन्होंने ये किया और फिर वहां से जब वो $1 लाख आया तो उसके बाद में तो सारे दरवाजे खुल गए एक तरीके से। बिल्कुल। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी नजरों में आप आ गए होगे, न्यूज में आए होगे। तो एकदम से जो होता है ना, एक रिकग्निशन चाहिए होता है शुरू में, क्योंकि इंडिया के अंदर कितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे इनके जैसे, सोचो, लाखों।
लेकिन उनमें से किसको मिली वो स्कॉलरशिप या क्या कहेंगे, ग्रांट। हाँ, किसको वो ग्रांट मिला, इनको। तो इमीडिएटली जो पूरी इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी होती है उन सबकी नजरों में आ गए कि इनको ग्रांट मिला है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप में से किसी के भी माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा पैकिंग और डेकोरेशन का काम है, किनारे बाजार चांदनी चौक में मेरी शॉप है, और मैं चाहता हूँ ना कि उसे पार्टनरशिप के साथ किया जाए या कई सारे लोगों की टीम बना के किया जाए, लेकिन मेरे पापा ना चाहते हैं कि तू खुद ओनरशिप कर, मतलब कि लोगों को बस एज अ एम्प्लॉय रख और ये काम कर। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जब मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा था, मुझे कई लोगों ने कहा कि रितेश आपके फैमिली मानेगी। मेरे जो पहले एंजल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एक्चुअली कहा कि मुझे आपके फादर से मिलना है कि वो आपको काम करने देंगे, आपको कॉलेज भेज देंगे बीच में हमारे इन्वेस्टमेंट के बाद में। तो सबसे पहला मेरा सुझाव ये है कि आप अगर पार्टनर्स लेके आएंगे या टीम लेके आएंगे या क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं तो उन्हें आपको कन्विंस करना पड़ेगा। जी सर। तो आप ये समझिए कि आपका पहला क्लाइंट या पहला पार्टनर जो है आपके फादर है। आपको अपने फादर को कन्विंस करना पड़ेगा ये कहने के लिए कि आपको पार्टनर लेकर के आना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये पहला है। दूसरा, आप अपने फादर को एक बार जब कन्विंस कर लीजिए, पैरेलली आपको अच्छा पार्टनर खोजना पड़ेगा, क्योंकि आपके फादर भी अगर कहेंगे किसी को पार्टनरशिप में ले आने के लिए तो उनको ज़रूरी है कि वो अच्छा पार्टनर आए जो कि आके अपना बिजनेस को 2x करे। यानी 1 और 1 11 हुआ तो 10% देने में हर्जा नहीं है, क्योंकि दोनों ही आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो मेरा सुझाव है कि आपके बिजनेस को जो है आप एक ये बताइए कि कितना बड़ा आप बना सकते हैं अगर आप अपने पार्टनर्स को साथ लेकर के आए। जैसे कि शुरुआत में अगर आपका मान लीजिए आपने फादर को कहा कि देखिए आज जो मेरे फ्लावर डेकोरेशन का काम है, साल का कितना हो जाता होगा आपका टर्नओवर लगभग? सर अभी तो फिलहाल एक्चुअली क्या है, अभी तो सिर्फ शॉप है। इससे क्या है कि मैं चाहता हूँ ना कि मतलब जब मेरे पास पार्टनर्स हो जाएंगे तो किसी वेडिंग डेकोरेशन हो गया या बर्थडे के डेकोरेशन हो गया, इनका हम ऑनलाइन पर्पज से भी वो काम कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। हाँ जी, ऑल ओवर दिल्ली या कर सकते हैं, और बाकी तो सप्लाई तो ऑल ओवर इंडिया ही हम करते हैं। तो सिर्फ दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा शादी होता है। यस सर। अगर आपको वो बिजनेस करना है तो आपको ये सोचना चाहिए कि उसके लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए। आपको स्किल चाहिए कोई वेडिंग इंडस्ट्री से हो, जिसके पास एबिलिटी हो कि सारी वेडिंग हॉल्स में उनकी जान पहचान हो जो आपको फ्लावर्स दिला सकें। यस सर। आपको स्किल चाहिए फ्लावर सोर्सिंग में, कि आपकी मार्जिन तभी बनेगी जब आपको फ्लावर सही रेट पे मिले। और तीसरा आपको मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि शादियों में अगर टाइम पे फूल नहीं लगा या फिर फूल नया नहीं लगा तो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग हो सकती है। लोग कह सकते हैं इनसे फूल मत लीजिएगा, शादियों में थोड़ा रिस्क होता है। यस सर। और साथ में आप एक प्लान बनाइए कि मेरे को अगले 5-10 साल के अंदर में जो है दिल्ली में हर साल 500 या 1000 शादियों में फ्लावर डेकोरेट करना है। मुझे लगता है कि आपके फादर साहब जरूर मानेंगे। यहाँ पे ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पार्टनर्स को लेकर के आना है या किसी एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी विजन क्या है। जैसे ये कह रहे हैं ना कि अभी इन्होंने बड़े कैजुअली एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर ऑन एन एवरेज महीने की 1000 शादियां भी आ जाती हैं तो उसके लिए कितनी बड़ी टीम चाहिए, आपको कितना कुछ चाहिए। तो उसके लिए एम्प्लॉयज भी चाहिए, पार्टनर्स भी चाहिए, स्टेक होल्डर्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, राइट? तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी विजन क्या है। ये तो इनकी विजन है, इतना बड़ा जो ये सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये चाहे भी तो कुछ छोटा नहीं सोच सकते आज जिस लेवल पे ये है, राइट? बट आपके माइंड में क्या है वो आप ही जानते हो कि वो सच क्या है। कि आप हो सकता है आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि यार अभी मेरे इस दुकान से 50-60 हज़ार लाख रुपए महीने की कमाई हो जाती है खर्चा वर्चा काट करके, अब ये करके मुझे महीने का 2-4-5 लाख रुपए भी मिल जाए तो बहुत है। तो अगर इतना ही आप सोच रहे हो उस हिसाब से आपको लोग चाहिए। तो जैसे इन्होंने जो भी स्टेप्स बताए वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। पहले अपने फादर को कन्विंस करिए। अगर आपके फादर मना कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में मत करिए तो हो सकता है उनका कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा हो पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो कोई रीजन हो जिस वजह से वो बोल रहे हैं। तो ये भी देखना जरूरी है कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं क्या उसकी विजन आपके साथ में अलाइंड हो भी रही है, नहीं हो रही है, या वो कुछ और ही सोच करके आ रहा है या आ रही है, व्हाटएवर। तो ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। विजन इंपॉर्टेंट है कि आपकी विजन क्या है, कहां तक देख पा रहे हो। इनफैक्ट आई थिंक, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके करियर में जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा होगा, ये जो आप यूएस गए और आपको ग्रांट मिला, आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग बिग। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक ये जो एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं सर। सबसे पहले तो आई फुली एग्री विद सर इन सेइंग कि आपको एक अपने तरफ से क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। अगर आपका एम्बिशन है एक्स, आप अगर पार्टनर को बिना एक्सपेक्टेशन सेटिंग के ले आए, लाइक इन एनी सिचुएशन, एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, आपकी कुछ और है, तो आपकी डेली लड़ाइयाँ होंगी। यू शुड अवॉइड इट।
तो आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग करिए, उसके हिसाब से आप सही पार्टनर खोज पाएंगे।